मेरा भी नेट प्रॉब्लम के कारण रुकावट के लिए खेद है, क्षमा प्रार्थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रदर्शन विधि का, कि अगर प्रदर्शन के माध्यम से कक्षा को संचालित करना चाहते हैं तो वह कक्षा भी काफी रुचिकर होता है और भैया बहनों के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह काफी अस्थायी होता है। इसलिए इस प्रदर्शन विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा गया है। छोटे कक्षाओं में जब हम प्रदर्शन विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं, जैसा कि चित्रों में आप सभी लोग देख रहे होंगे, तो ए फॉर एप्पल अगर हम याद कराते हैं तो भैया बहन एप्पल के चित्रों को देखकर अस्थायी रूप से मनोमस्तिष्क पर उसके अस्थायी रूप से बैठ जाता है कि यह सेव का चित्र है, और चित्र देखने मात्र से ही उसको याद हो जाता है कि यह तो एप्पल है। हिंदी में पढ़ाते हैं तो सेव, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं तो एप्पल याद करता है। यहाँ जो भी चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, ठीक इसी प्रकार से बड़े कक्षाओं में भी अगर इसी प्रकार प्रदर्शन के माध्यम से हम पढ़ाते हैं तो कक्ष में पढ़ाने वाले शिक्षक के जो विषय होंगे वह भी विषय काफी रुचिकर होगा। भैया बहन भी उस विषय में काफी रुचि लेंगे और ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण अनुशासन का माहौल बना रहेगा। यह काफी प्रभावकारी होता है, इसलिए तो इसे मनोवैज्ञानिक विधि कहा गया है। स्लाइड क्यों नहीं जा रहा है? उसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अभी शिक्षण विधि के बारे में चर्चा हो रही है कि किसी भी विषय को संपादित करने के लिए हमें इन विधियों का सहारा लेना पड़ता है, या जो भी सहारा लेकर कार्य संपादित करते हैं वह काफी लाभकारी और सिद्ध होता है। तो प्रश्नोत्तर विधि है।
इस विधि का प्रतिपादन प्लेटो के गुरु सुकरात द्वारा किया गया था। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा छात्रों के चिंतन स्तर का विस्तार किया जाता है और यह छात्रों की पुनः स्मरण शक्ति का भी विकास करती है। इसके प्रयोग से कक्षा में अनुशासन रहती है, साथ ही यह प्रकरण को लेकर छात्रों को रुचि बढ़ाने का भी कार्य करती है। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से अगर हम कार्य करते हैं, कक्षा कक्ष संचालित करते हैं, तो भैया बहन भी ध्यान पूर्वक प्रश्नों को सुनने का प्रयास करता है। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने जो बातें बताई गई, प्रस्तुत किया गया, इस विधि के माध्यम से सभी आचार्य बंधु भगिनी ध्यान से सुनते होंगे। तो अगर पढ़ाने वाले शिक्षक या रिसोर्स पर्सन ने पूछ दिया कि प्लेटो के गुरु का क्या नाम था, तो जिन्होंने ध्यान पूर्वक सुना होगा, अच्छे श्रोता के रूप में सुने होंगे, तो तत्क्षण ही जवाब मिलेगा। इससे स्पष्ट होगा कि भैया बहनों का चिंतन काफी अच्छा है, उनका मन कक्षा कक्ष में है और भैया बहनों के चिंतन का भी विस्तार होगा, उनके रुचि में बढ़ोतरी दिखेगी। प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस तरह से प्रश्न, हम किसी भी पाठ को पढ़ाते हैं तो प्रश्न के माध्यम से भी भैया बहनों को जागृत कर सकते हैं। भैया बहन काफी रुचि उसमें दिखाते हैं। इसके प्रयोग से छात्रों के मध्य की व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान कर छात्रों में भेद, मेधावी, औसत, निम्न किया जा सकता है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अगर प्रश्नोत्तर विधि हम अपनाते हैं तो भैया बहन भी पूरी तैयारी के साथ कक्षा कक्ष में आते हैं और उनको प्रश्नों का उत्तर बताने में काफी जिज्ञासा देखने को मिलती है कि आज साइंस में आचार्य जी प्रश्न पूछने वाले हैं, सोशल साइंस में आचार्य जी प्रश्नोत्तर याद करने को दिए थे, पूछने वाले हैं, और पूर्व से भी उनकी तैयारी लगी रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर बता पाऊं ताकि हम कक्षा कक्ष में अच्छे स्थान लाने में सफल हों। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर विधि से गुणवत्ता एवं लक्ष्यों को प्राप्त भी किया जा सकता है। जो भी भैया बहन लक्ष्य रखे होंगे, उस लक्ष्य को पाने में यह विधि काफी सहायक होता है। यह शिक्षण विधि टीचिंग मेथड्स की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। उसके बाद है आगमन विधि। पंचपदी शिक्षा में जिस प्रकार से हम लोग अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण पद्धति कार्य संपादित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से है अदिति का यह रूप है आगमन विधि। अर्थात जो भी पाठ हम पढ़ाना चाहते हैं, उस पाठ तक पहुंचने के लिए पूर्व के ज्ञान, भैया बहनों के पास जो पूर्व का ज्ञान है, उस पूर्व के ज्ञान से संबंधित प्रश्न को पूछते हुए, यानी प्रश्नोत्तर विधि को अपनाते हुए हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर भैया बहनों को जो पहले से ज्ञान है, उस ज्ञान को उभारते हुए अज्ञात की ओर यानी विषय वस्तु की ओर आना आगमन विधि कहलाता है। पाठ्यक्रम हम लोग बनाते हैं उसमें अद्वितीय है। जैसे हम बाजार ही चैप्टर को लेते हैं, तो उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, उस विषय वस्तु बाजार पर आने से पहले जो ज्ञान पहले से भैया बहनों के पास है, उस प्रश्न को पूछना,
जैसे कि दैनिक जीवन के उपभोग करने वाली वस्तुएं, जैसे हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, बाबू कहाँ से खरीदते हैं? इस चीज का तो तत्क्षण भैया बाजार से खरीदते हैं। इस शरीर को ढकने के लिए जो कपड़े की खरीदारी करते हैं, वह कपड़ा कहाँ से खरीदते हैं? सभी भैया बहनों का जवाब आएगा बाजार से। यानी सरल से कठिन की ओर आते हुए अपनी विषय वस्तु की ओर आना। तो जब यह बाजार शब्द बार बार भैया बहनों के तरफ से जवाब के रूप में आएगा, तो चलो भाई आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, बाजार चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से बहुत सारा है, उद्योग चैप्टर है भूगोल में, कृषि चैप्टर है भूगोल में, या इतिहास का ही हम जिक्र करते हैं, इतिहास का भी उठाते हैं। तो किसी भी विषय वस्तु की तरफ आने के लिए हम ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं, वह आगमन विधि कहलाता है। भैया बहनों के पास जो पहले से ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रश्नोत्तर विधि से उभारते हुए अपने विषय वस्तु की तरफ आना। इस विधि का प्रतिपादन राजनीति के गुरु एवं जनक अरस्तु द्वारा किया गया था। आगमन विधि में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने या प्रकरण की शुरुआत करने से पूर्व छात्रों के मध्य पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक पहुंचा जाता है। अर्थात यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है। आगमन विधि का यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जैसे हमको संसद चैप्टर पढ़ाना है, तो पहले से ही भैया बहनों को ज्ञान है कि बाल सभा का गठन कैसे होता है, किशोर सभा का गठन कैसे होता है, शिशु सभा का गठन कैसे होता है, जो भी मंत्री पद का बंटवारा दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है, 15-20 मिनट के बाद होते हैं। तो ये शिशु सभा, बाल सभा, किशोर सभा के बारे में सभी भैया बहन परिचित है। तो उसको दिखाते हुए यहाँ बाल सदन की बैठक जैसे हो रही है, उसी प्रकार से संसद में भी बैठकें होती है, मंत्री पद का बंटवारा हुआ रहता है, जिसको दायित्व जो मिला रहता है वो अपने दायित्व का चिंतन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, चर्चाएं होती है, तो इसके बारे में बताना, ये है आगमन विधि। उसके बाद है निगमन विधि। निगमन विधि का प्रतिपादन अरस्तु के गुरु प्लेटो द्वारा किया गया था। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है। यानी जिस चीज या जिस पाठ को भैया बहनों का ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है वह विषय वस्तु से संबंधित, तो उस अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना, यानी उसको नया ज्ञान देना, वह निगमन विधि कहलाता है। जैसे कि व्याख्यान प्रदर्शन विधि के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि किसी भी पाठ को पढ़ाते हैं तो उस पाठ से भैया बहन अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, तो उसको परिचय कराने के लिए अगर हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं तो वह जल्द ही भैया बहन समझ जाते हैं उस पाठ को, और काफी वह कारगर साबित होता है। इसमें सर्वप्रथम छात्रों के मध्य किसी सूत्र या किसी सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात छात्रों को उस स्तर पर ले जाया जाता है जिससे छात्र परिचित हों। अर्थात इस विधि में छात्रों को सिद्धांत के बारे में बताया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थों को स्पष्ट किया जाता है। इस विधि को दर्शन शास्त्र के आधार के रूप में भी देखा जाता है। इस विधि में
छात्रों को सामान्य से विशिष्ट, ज्ञान से अज्ञात और सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाया जाता है। जैसे यहाँ चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, दिखाया गया है निगमन विधि का उदाहरण। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियां, प्रधानमंत्री के निम्नलिखित उद्देश्य। बच्चों को पहले प्रधानमंत्री, उनके कार्य, उनके शक्तियों के बारे में बताना, फिर इन बातों को विद्यालय स्तर पर प्रस्तुत करना। पूरे विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता प्रधानाचार्य, उसके बाद कक्षा के छात्रों का प्रतिनिधित्व करता, उसके बाद छात्र। ठीक उसी प्रकार से पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता प्रधानमंत्री, उसके बाद सांसद, किसी क्षेत्र विशेष के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता सांसद, उसके बाद नागरिक। खेल विधि। आधुनिक समय में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु बालकों एवं शिशुओं को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करवाई जाती है। इस विधि के प्रतिपादक के रूप में हेनरी फोल्डवेल कुक को देखा जाता है। यह रुचिकर विधि है। इसमें बालक अपनी पूर्ण रुचि प्रकट करता है, जिसके कारण प्राप्त ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान होता है और छात्र लंबे समय तक उस ज्ञान का भंडारण अपने मस्तिष्क में कर सकते हैं। खेल विधि के माध्यम से भी हम अनुशासन बना सकते हैं, शारीरिक विकास कर सकते हैं भैया बहनों का, मानसिक विकास कर सकते हैं। तो यह भी विधि काफ़ी कारगर है। इस विधि के माध्यम से हम अच्छे ज्ञान भैया बहनों को दे सकते हैं। जैसा कि आप अपने ही विद्यालय के परिसर में जो खेल का कार्यक्रम कराया गया था, उसी से संबंधित यह चित्र प्रदर्शित किया गया है। दूसरा बिंदु है सामाजिक विज्ञान। शिक्षण विधिया के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। फिर उसके बाद है सामाजिक विज्ञान, यानी सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधिया के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से विधि को अपनाना चाहिए, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधियों से संबंधित है, पहला है निरीक्षण विधि। निरीक्षण से तात्पर्य है किसी वस्तु, घटना या स्थिति का सावधानी पूर्वक अवलोकन करना। इस विधि में बालक किसी वस्तु, स्थानीय स्थिति को देखकर ही उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। सामाजिक विज्ञान में पठन पाठन संपादित करने से पहले या संपादित करने हम जा रहे हैं, तो भैया बहनों को किसी भी वस्तु से संबंधित ज्ञान कराना, निरीक्षण विधि। जैसे अगर हम मृदा चैप्टर को ही पढ़ाने जा रहे हैं, तो मृदा कितने प्रकार के होते हैं, मिट्टी के बारे में बताना, परिचय कराना, या स्थान के बारे में ही हमको बताना है, राज्य राजधानी के बारे में हमको बताना है। तो भ्रमण के माध्यम से, जो कि प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में प्रतिवर्ष कार्यक्रम चलता है निरीक्षण का, ठीक उसी प्रकार से हर संस्थाओं में शिक्षा विधि, जो कि सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है, भ्रमण कराकर हम भैया बहनों को ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं। किसी स्थान के बारे में, किसी धर्म स्थल के बारे में उनको अगर दिखाते हैं तो उस चीज़ से वह ज़्यादा अवगत होते हैं। हमें अगर बाढ़ ही पढ़ाना है भूगोल में, तो बरसात के दिनों में उन्हें नदी के पास ले जाना कर, उनका जल का स्तर जो बढ़ता है तो कैसे बांध जो है अपने तटबंधों को तोड़ते हुए बाहर पानी निकल जाता है, जिसके कारण बाढ़ आता है। तो इस सारी चीज़ों को समयानुसार
निरीक्षण कराते हुए भैया बहनों को पढ़ाना। यह निरीक्षण विधि है। यह विधि देखकर सीखना सिद्धांत पर आधारित है। देखकर सीखना, जो भैया बहन देखते हैं उसको ज्यादा सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, जो काफी कारगर होता है। छोटी कक्षाओं में स्थानीय भूगोल पढ़ाने में इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें, अब फसल पढ़ा रहे हैं, भैया बहनों को पता ही नहीं है, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, कपास, गन्ना की चर्चाएं हम कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है। हमने रटवा दिया रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। रबी फसल में ये फसलें आते हैं, जायद फसल में ये फसलें आते हैं, खरीफ फसल में ये फसलें आते हैं। लेकिन फसल की पहचान जब करा देंगे तो वह भैया बहन आजीवन उस चीज को याद रखेंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। रबी फसल के अंतर्गत ये चीज आती है, खरीफ फसल के अंतर्गत ये चीज आती है, जायद फसल के अंतर्गत ये चीज आती है, और यह चीजें किस मौसम में उगाई जाती है इसके बारे में वह जानकारी प्राप्त कर लेंगे। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां के बारे में जानकारी अगर हम निरीक्षण के माध्यम से कराते हैं तो वह भैया बहन ज्यादा परिचित होते हैं। इत्यादि प्रकरण पढ़ाने में इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे छोटे कक्षाओं में भी अपने विद्यालय में बहुत सारा किट्स जो है उपस्थित है, अंक को सजाने के लिए, अक्षर को मिलाने के लिए या उसको व्यवस्थित करने के लिए, रंग कलर को चिन्हित करने के लिए, उसको क्रमबद्ध से सजाने के लिए, ये सारी चीजें जो हैं अगर निरीक्षण करके भैया बहन पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं तो वह ज्यादा सफल होता है। बड़े कक्षाओं में भी उसी तरह से है और छोटे कक्षाओं के लिए भी यह सबसे उत्तम विधि है, जैसा कि आपने चित्रों में देखा। निरीक्षण विधि के गुण, छात्र में सीखने की जिज्ञासा एवं उत्सुकता बनी रहती है, प्रत्यक्ष अनुभव तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, छात्रों में कल्पना शक्ति एवं तुलना शक्ति का विकास होता है, निरीक्षण बालक के ज्ञान कोश में वृद्धि करता है, प्राप्त ज्ञान स्पष्ट और अस्थायी होता है। प्रत्येक चीजों का अगर गुण है तो उसमें कुछ न कुछ दोष भी हैं, कमियां भी हैं। तो यहाँ हर विधियों के गुण और दोष की भी चर्चा कर लेते हैं। दोष क्या है? तो शिक्षक के लिए पूर्व तैयारी करना आवश्यक होता है। अगर निरीक्षण विधि हम कराने चलते हैं तो पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हम निरीक्षण विधि कार्य कराने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले शिक्षक को अवगत होना, फिर भैया बहनों को उससे अवगत कराना। दूसरा है, छात्रों को अनुशासित करना कठिन हो जाता है। निरीक्षण विधि में छात्रों को अनुशासित करना कठिन हो जाता है। तीसरा है, इस विधि में समय एवं धन अधिक खर्च होता है। दूसरा बिंदु है वाद विवाद विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। यदि में शिक्षक तथा छात्र मिलकर किसी समस्या या प्रकरण पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा आपसी सहमति द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस विधि के दो रूप होते हैं, औपचारिक वाद विवाद, अनौपचारिक वाद विवाद। अब यहां देखिए, एक शिक्षक जो है भैया बहनों को पढ़ा रहे हैं और आपसी वार्तालाप कर रहे हैं। औपचारिक वाद विवाद, इसके लिए किन्हीं निर्धारित नियमों या किसी पूर्व निर्धारित पद्धति की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक वाद विवाद, इसमें प्रत्येक कार्य विधिवत ढंग से किया जाता है। इसका संचालन पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाता है। वाद विवाद विधि के पद, प्रकरण या समस्या का निर्धारण करना। दूसरा, समूह का निर्माण करना। तीसरा, वाद विवाद संचालन करना। चौथा,
वाद विवाद की समीक्षा करना। 5वां, शिक्षक का दायित्व परीक्षण करना। 6ठा, मूल्यांकन करना। वाद विवाद की विधि, गुण। छात्रों में सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। छात्रों में स्वस्थ प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास होता है। छात्रों में तर्क, चिंतन, तुलना, विश्लेषण, संश्लेषण आदि गुणों का विकास होता है। यह बालकों में अनुसंधान की प्रवृत्ति को जन्म देती है। इस विधि में सभी छात्र भाग लेते हैं, जिससे छात्रों में सहिष्णुता की भावना का विकास होता है। दोष, वाद विवाद विधि में दोष, इसमें समय अधिक लगता है, अनुशासनहीनता का भय बना रहता है। छात्र विषय से भटक कर व्यर्थ की बातें अंतर कर सकते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इकाई विधि, इस विधि के प्रवर्तक एच. सी. मॉरिसन है। यह वर्तमान समय की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इस विधि में विषय वस्तु का आवश्यकता अनुसार कई इकाइयों में लिया जाता है और उन्हीं इकाइयों के अनुसार ही शिक्षण कार्य किया जाता है। इकाई किसी पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, विषय वस्तु, प्रयोगात्मक कक्षाओं तथा विज्ञान और विशेषकर सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उपविभाजन है। कर्सर नहीं दिख रहा है। इकाई विधि गुण, इस विधि में छात्र योजना विधि या समस्या समाधान विधि दोनों तरह की क्रियाशील रहते हैं। इस विधि के द्वारा प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कराया जाता है, जैसा कि भैया बहन जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। दोष, इकाई योजना बनाने में दक्ष अर्थात कुशल अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। सभी प्रकार की विषय वस्तुओं को इकाइयों में नहीं बांटा जा सकता, जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है। स्रोत संदर्भ विधि, भूतकाल, इन घटनाओं द्वारा छोटे अंशेष चिन्ह स्रोत कहलाते हैं। भूतकाल, इन घटनाओं द्वारा छोटे अंशेष चिन्ह और शेष स्रोत कहलाते हैं। इस विधि के संदर्भ से तात्पर्य प्रामाणिक ग्रंथों की विषय वस्तु से होता है, जिनका निरूपण प्राथमिक एवं सहायक स्रोतों के गहन अध्ययन एवं अनुशासन के बाद किया जाता है। यह विधि निरीक्षण विधि के समान ही है। इस विधि में शिक्षक विभिन्न स्रोतों का प्रदर्शन कर शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है। विभिन्न प्रकार के प्रमुख स्रोत, मौखिक स्रोत, गीत, लोकोक्तियां, परंपराएं, रीति रिवाज एवं दंत कथाएं। सामग्री संबंधित स्रोत, प्रतिमा, यंत्र, शास्त्र, खंड, सिक्के। लिखित अथवा मुद्रित स्रोत, हस्तलेख, शिलालेख, पांडुलिपि, रिपोर्ट, वही खाते, डायरी इत्यादि। इन विधियों के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराते हैं। मौखिक स्रोत के माध्यम से, सामग्री स्रोत के माध्यम से, लिखित अथवा मुद्रित स्रोत के माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कराते हैं, जो कि काफी सफल सिद्ध होता है। इसी के माध्यम से भी कार्य संपादित किया जाता है। गुण, इससे बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। दूसरा, विद्यार्थी को गहन अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरा, स्वाध्याय अध्ययन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इससे अतीत का अवतरण स्थापित किया जा सकता है और भूतकाल को वास्तविक बनाया जा सकता है। उच्च स्तर के अध्ययन तथा शोध कार्य में यह विधि छात्रों में काफी रुचि पैदा करती है।
दोष, स्रोत संबंधी संदर्भ विधि के दोष। यह अत्यधिक खर्चीली विधि है। इसमें समय अधिक लगता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो सकता है, विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता होती है, विद्यालय में पुस्तकालय का होना आवश्यक है, छोटी कक्षा में छोटे बच्चों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। संकेंद्रीय विधि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए यह सर्वाधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इस विधि में छात्रों को पहले अपने गृह प्रदेश का ज्ञान दिया जाता है। यह विधि सरल से कठिन की ओर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। क्रियात्मक विधि यानी भैया बहनों को कुछ करने के माध्यम से शिक्षा देना। इस विधि में छात्र अपने आप कार्य करता है और ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षक की यह जिम्मेवारी होती है कि वह आवश्यक अनुकूल वातावरण तैयार करें एवं छात्रों का उचित मार्गदर्शन करें। यह विधि प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत प्रकाश करती है। बालक स्वयं करके सीखता है, जिससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। यह क्रियात्मक विधि जैसे अपने विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शन होता है, गणित प्रदर्शन होता है, इन सभी प्रदर्शनों में भैया बहन स्वयं विषय से संबंधित प्रदर्शन को तैयार करते हैं, स्वयं लगे रहते हैं और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी करते हैं। कार्य गोष्ठी विधि सामूहिक विचार विमर्श हेतु कार्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। लगभग 30 से 40 व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होते हैं तथा 4-5 दिन जमकर किसी विषय या समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। दूसरा, जो कोई व्यक्ति कार्य गोष्ठी में भाग लेता है उसे कुछ न कुछ करना नितांत जरूरी होता है, अतः सभी छात्र क्रियाशील रहते हैं। कार्य गोष्ठी में शिक्षण सत्र को 2 पारियों में विभाजित किया जाता है। प्रातःकालीन सत्र, इसमें सभी सैद्धांतिक पक्षों पर विचार विमर्श किया जाता है। विभिन्न विद्वानों के भाषण होते हैं, वह कार्य संपादन हेतु निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा है सायंकालीन सत्र, इसमें छोटे छोटे दलों का निर्माण किया जाता है तथा मुक्ता से विषय की गहराई से उतरते हुए अपना कार्य करते हैं। इन दलों के निर्माण में अभिरुचि का विशेष ध्यान रखा जाता है। कार्य गोष्ठी के पद, समस्याओं का चयन करना। दूसरा, समस्याओं का वर्गीकरण करना। तीसरा, सामूहिक परिचर्चा। चौथा, वर्गवार कार्य करना। पांचवा, कार्य को अंतिम रूप देना। छठा, कार्य का मूल्यांकन करना। गुण, पहला, यह विधि सामाजिक अभिव्यक्ति विधि का एक सुव्यवस्थित एवं व्यवहारिक रूप है। दूसरा, विद्यार्थियों में स्वाध्याय और गहन अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करती है। तीसरा, सामाजिक एवं जीवन से संबंधित कौशल की प्राप्ति होती है। चौथा, विषय में सूझबूझ का विकास होता है। पांचवा, उच्च स्तर के शिक्षण के लिए बहुत लाभदायक है। दोस्त, यह खर्चीली विधि है। कार्य की गति धीमी होने से समय अधिक लगता है। इस विधि द्वारा विद्यालय व्यवस्था में कठिनाई आती है। प्रयोगात्मक विधि, इसे वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इसमें शिक्षक छात्रों को दिशा निर्देश प्रदान करता है, वह छात्रों का मार्गदर्शक माना जाता है। शिक्षक केवल योजना बनाता है एवं अन्य सहायक सामग्रियों के बारे में छात्रों को निर्देशित करता है। भूगोल अध्ययन के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि है। जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है। गुण, बालकों में अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास होता है। बालक सक्रिय रहते हैं। बालक स्वयं करके सीखते हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त अस्थायी होता है। दोष, इस विधि में समय अधिक लगता है।
यह विधि अधिक खर्चीली विधि मानी जाती है। उन विषय वस्तु को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। सामूहिक विवेचना विधि, इस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति तथा परिवीक्षित अध्ययन विधि भी कहते हैं। शिक्षा की परीक्षा में बालक को द्वारा किया जाने वाला अध्ययन सामाजिकृत परिवीक्षित अध्ययन कहलाता है। इस विधि के कक्षा में छात्रों को कई समूह बना दिए जाते हैं तथा छात्र सामूहिक रूप से विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं। विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करके सामूहिक रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। सामूहिक विवेचना विधि के गुण, इससे छात्रों में सामूहिक भावना का विकास होता है। बालकों में खोजने की प्रवृत्ति का विकास होता है। छात्र और शिक्षक सहयोग से कार्य करते हैं जिससे उनमें मधुर संबंध स्थापित होते हैं। इस विधि में गृह कार्य नहीं दिया जाता है। दोष, इस विधि में समय एवं श्रम अधिक लगता है। विद्यालय का कक्षा के अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता है। प्रादेशिक विधि, इस विधि के प्रवर्तक इसमें समय और शक्ति की बचत होती है। अध्ययन में सुविधा होती है। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों एवं मानव के लिए सहसंबंधों की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, शिक्षण विधियां वह साधन है जिसके उचित उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षा की नवीन आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में समय समय पर शिक्षण के तरीकों में बदलाव किया जाना बेहद आवश्यक है, परंतु समस्त शिक्षण विधियों का लाभ तभी है जब शिक्षक उसका प्रयोग अपनी कुशलता के अनुरूप करे। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त होता है। सभी आचार्य बंधु भगिनी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद जी। नमस्कार। अटेंडेंस लिंक हो गया अटेंडेंस। तो बाबू